तो मैं बात करूंगा ब्लैक होल के बारे में। सबसे फेवरेट टॉपिक। सबसे फेवरेट टॉपिक। जितना डीप है, जितना गहरा ब्लैक होल है ना, शायद उतनी ही गहराई हम बातें कर सकते हैं इसमें, जितना डीप जा सकते हैं। इसको इंटरेस्ट पता क्यों बनाते हैं इन लोगों को, इंटरेस्टिंग क्यों लगता है ब्लैक होल ये सब बात करना? क्योंकि ब्लैक होल एक वो जगह है जहाँ पे तमाम नॉलेज जो है हमारी, जो हमने आज तक पढ़ी है फिजिक्स में और जिसके ऊपर चीज़ें बन भी रही हैं, वो सब ब्रेक हो जाती है। ब्लैक होल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आके दुनिया के रूल्स खत्म हो जाते हैं, एक नई दुनिया के रूल चालू होते हैं। ब्लैक होल के पास कोई सामान्य जो रूल हमारे पास अभी एग्जिस्ट करता है, जैसे हम बोलते हैं कि टाइम लीनियर है, एक ही दिशा में फ्लो होता है, पास्ट से फ्यूचर ही जाएगा। ब्लैक होल में तुम्हें पता ही नहीं क्या है। उस पीओवी से बताना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि कोई एक ऐसे पर्सन को आप समझा रहे हो जिसको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, तो उसको समझाने का तरीका यही है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे तमाम कानून टूट जाए ना, वो ब्लैक होल है। लेकिन वो होल नहीं है, वो होल नहीं है, वो स्फीयर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टेक्निकल टर्म्स में होल क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अभी अर्थ है, हम अभी ज़मीन पे बैठे हैं, तो एक कोई सॉलिड चीज़ है। अब हम सोचें कि ब्लैक होल कुछ सॉलिड है, वो सॉलिड नहीं। ब्लैक होल दुनिया जितना भी मास है उसका, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि चांद को अगर ब्लैक होल बनना है तो उसको छोटा होना पड़ेगा एक धूल के कण के बराबर, एकदम बहुत स्मॉल, कंप्रेस होना पड़ेगा। ठीक है। अब तुम्हें लगा कि वो पार्टिकल वहाँ पे, वो नहीं है वहाँ पे। वो हाईली कंप्रेस स्टेट है जिसको कहते हैं सिंगुलैरिटी, जो कि मास, स्पेस और टाइम तीनों में एक पॉइंट है। उसके बाहर जब आते इवेंट होराइजन मान लीजिए इतना बड़ा है और बीच में का सिंगुलैरिटी है एक पॉइंट पे। सिंगुलैरिटी ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई मास है जिस पे तुम जाके सॉलिडली खड़े हो, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। स्पेस, अभी वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बात होती है कि स्पेस टाइम, जब आइंस्टाइन ने कहा कि वो फैब्रिक है, वो मुड़ सकता है, तो एक ऐसा मान लीजिए कुआं है लेमन टर्म्स में, कि एक ऐसा कुआं है जिसकी गहराई हमें नहीं पता। मतलब एक ऐसा कुआं जिसकी गहराई नहीं पता, वो ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल मतलब मेरे हिसाब जितना मैं समझता हूँ कि एक ऐसा होल है, एक ऐसा जैसे आपने बताया कुआं है, हाँ, जिसकी डेप्थ हमें नहीं पता, बहुत गहरा है। क्या वो सच में आसपास की चीज़ों को अपने अंदर समाने की शक्ति रखता है? हाँ, ऑब्वियसली। बस वही है कि अभी खींचता है वो, जैसे ग्रेविटी होती है, ऐसा कुछ फोर्स होता है जो ग्रेविटी पे करता है ऐसा। अभी अब मैं तुमसे सवाल पूछूं, अगर मान लो कि एक पेन लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ तो जमीन पे गिरता है, चांद नहीं गिर रहा। चांद क्यों नहीं गिर रहा? तो इसका रीजन ये है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है ना, उसको जैसे जो फोर्स चीज को नीचे गिरा रही है वही फोर्स को घुमा रही है। तो हम सोचेंगे अगर ब्लैक होल कहीं आ गया तो अरे वो हमें खींच लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, एक पॉइंट तुम क्रॉस करोगे जिसके बाद वो खींचना चालू करता है। वो काम एक मान के चलो, एक छोटा सा एक बॉर्डर है उनकी, हाँ बॉर्डर है, उस बॉर्डर के अंदर जाओगे तो अंदर चले जाओगे। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कहीं चांद के जिस जगह हमारा चांद है, उस चांद को मैं रिप्लेस कर दूँ उसी मास के ब्लैक होल से, तो अर्थ अंदर चले जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक इवेंट आता है जिसके बाद वो शायद अंदर चले जाए, वरना सब कुछ जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। तो ब्लैक होल के बाद में ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि अरे अगर वो किसी पॉइंट में एग्जिस्ट कर जाए तो सब कुछ आसपास का खींच लेगा। एक दायरे में जाओगे तो ले लेगा, वरना वो नॉर्मली ही ग्रेविटी के लॉ पे काम कर रहा है, एक पॉइंट के बियॉन्ड। जहाँ वो सारे लॉज खत्म हो जाते हैं वो है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन के बाद लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो ग्रेविटेशनल पुल इतना है कि लाइट को पकड़ लेता है, या फिर वो ऐसा कुआं है जिसके अंदर लाइट गिरी। देखो, लाइट चलती है स्पेस टाइम फैब्रिक पे जी, तुमने फैब्रिक को मोड़ दिया, एकदम सीधा कर दी, तो लाइट सीधे ही चलते रहेगी, कभी बाहर नहीं आएगी। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन है, हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं, ट्रेवल्स ऑन द पाथ ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। अब स्पेस टाइम फैब्रिक मुड़ा है तो मुड़ के चलेंगी। इस पे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आप कभी पढ़ो, जब आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस मुड़ा हुआ है, अभी आजकल लोग बोलते हैं स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है, वो स्पेस मुड़े होने के वजह से टाइम मुड़ा है। टाइम ऐसा नहीं है कि उसने पहले ही बोला था कि यार उसने थॉट दिया कि अगर स्पेस मुड़ गया तो टाइम को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक लॉ बना दिया था। उसने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज़ तेज नहीं चल सकती इन स्पेस टाइम फैब्रिक, लेकिन स्पेस टाइम फैब्रिक खुद चल सकता है। ये अलग चीज़ है, वो तो खैर बहुत डिटेल टॉपिक है। ये है तो मतलब ब्लैक होल के ऊपर यही सब चीज़ें। हाँ जी भाई, आपने यहाँ पे ना काफ़ी सारे और भी बीच में कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है लोगों के बीच में, इंटरेस्ट का पार्ट है। टाइम को लेकर मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। भाई, क्या ऐसा सच में है कि किसी के लिए टाइम स्लो है, किसी के लिए फास्ट है, या फिर कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह, प्लैनेट्स कुछ है कि कहीं पर तो टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे? ऐसा कुछ है सच में? सच है। बात ये है, वही बोला, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब बात करते हैं हम लोग, तो वो थ्योरी यही कहती है कि टाइम जो है ना रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में है टाइम। अच्छा, टाइम एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट ना भी करे
फिर भी वो चीज़ वैसी चले, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म, जिसको कहते हैं। रिलेटिव का मतलब है किसी के हिसाब से चले। हिसाब से चले। तो जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जब आइंस्टाइन ने बोला कि टाइम जितना ज़्यादा मास होगा उसके आसपास टाइम उतना कम चलेगा, क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक ज़्यादा खिंच गया है। तो अगर मैं अर्थ पे हूँ, अर्थ का मास एक अमाउंट है, उस पर टाइम चलने की स्पीड कुछ है। अब मैं मार्स पे जाऊँ, अब मार्स का मास जो है वो अर्थ से कम है, तो टेक्निकली मार्स पे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, टाइम वहाँ फास्ट चल रहा है, फास्ट चलेगा। ऐसा है। मतलब डिपेंड करता है मास पे, उसके बाद डिपेंड करता है स्पीड पे। जितनी तेज चलोगे टाइम उतना स्लो चलेगा। मास से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या टाइम। जैसे आपने मास बताया ना कि जैसे अर्थ पे मास ज्यादा है तो टाइम एक एक्स है, मास पे मास कम है तो टाइम स्पीड चलेगा। स्पीड से चलेगा, यानी मास कम हो गया, टाइम बढ़ गया, हाँ। स्पीड बढ़ गई, तो ऐसा इनडायरेक्टली कह सकते हैं ना, इस तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, इसको सिंपल करो, क्या बात है यार। अगर साइंस इतनी आगे बढ़ जाए तो इज इट पॉसिबल कि टाइम ट्रेवल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कितना भी ग्रो कर लो साइंस कितना भी कर लो, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया, अगर हम ये साबित हो गया, तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल का मतलब क्या है? हम इंसान बोलते हैं कि पास्ट में नहीं जा सकते, मोस्टली ये बोलते हैं, जो कि नहीं पॉसिबल है। फ्यूचर में जा सकते हैं। और फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं कि हम एक स्पेसशिप पकड़ें, बहुत स्पीड से चलाएं उसको, और पूरा यूनिवर्स का ट्रिप मार के आ जाते हैं। तो भैया धरती पे टाइम फास्ट चल रहा है। हाँ, मैं क्या बताया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, तुम जितना तेज चलोगे टाइम उतना स्लो चलेगा, तो तुम रॉकेट में बुढ़े नहीं होगे, और धरती पे बिलियन साल गुजर चुके हो, क्या पता वर्ल्ड वॉर 15 हो चुकी हो, दुनिया तबाह हो चुकी हो, अर्थ बची भी ना, तो तुम बोलोगे अरे मैंने टाइम ट्रेवल किया। लेकिन एक्चुअली देखा है तुमने उस टाइम फ्रेम को स्किप कर दिया बस, कि मैं वहाँ रहा नहीं। अब टाइम ट्रेवल का मतलब मेन जो फोकस आता है, मेन जो बुनियाद हिल जाती है फिजिक्स की, वो ये है कि इंसान अगर टाइम ट्रेवल बना सके, कर सके, तो अपने पास में जाएगा और चेंज कर देगा। और अगर ये हुआ तो ये साबित कर देगा कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, नेचर चाहता है हमसे। देखो टाइम में अगर पास पीछे जाना पॉसिबल हो गया, ये उस दिन साबित कर देगा दुनिया को, साइंस को, कि नेचर ने करवाया ये। अगर पास में जाना पॉसिबल होगा तो नेचर खुद सस्टेन नहीं कर सकता। अगर मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे गया, नेचर को 1 सेकंड में कंफ्यूज कर दूंगा। मैं जाके मैंने सिर्फ सांस ले ली ना, मैंने 4-5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पास में जाके अंदर खींच लिए, नेचर उस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाएगा, ये 4-5 मॉलिक्यूल तो मैं किसी और के रखे थे, मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता था। मान लो मैं टाइम ट्रैवल करके अपने दादा के वक्त किया, दादा के वक्त गया, मैंने वहाँ पे सांस ले ली और वापस आ गया, बस इतना किया मैंने। दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। कुछ 4 मॉलिक्यूल किसी और इंसान के हक में थे, या किसी और जानवर के हक में थे, किसी और ऑर्गेनिज्म के हक में थे। तो ये बेसिक पॉइंट ये है, अगर मैंने टाइम ट्रैवल करके पीछे चला गया, ये साबित कर देगा कि नेचर या गॉड या कुछ भी ये हमसे चाहता था उस वक्त कि हम पीछे जाएं, जो कि इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया। देखिए इंटरस्टेलर मूवी में वो बोलते कि फ्यूचर की ह्यूमन बीइंग इतने एडवांस है कि उन्होंने खुद तुमको बुलाया, ठीक है। दे डिडंट वांट टू चेंज द पास्ट, वो पास्ट को चेंज नहीं करना चाहते थे, वो खुद की एग्जिस्टेंस बचाने के लिए ही उनको बुलाया था। पास्ट और फ्यूचर को एग्जिस्ट करने के लिए लूप में टाइम बना था, जो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया, जिसको हम कहते भी हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। वो सब चीज़ें जो चलती है ना, वो तभी पॉसिबल है जब नेचर करवाए। तो ये टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो गया तो मानना भैया सब कुछ हो रहा है, वो लिखा हुआ है, हमारे पास फ्री विल 0 है। अगर हो गया तो इसलिए नहीं हो रहा। अगर नहीं हो पा रहा इसका मतलब शायद थोड़ी सी फ्री विल थोड़ी सी है, शायद है। मैं फ्री विल को क्या कहना चाहता हूँ यहाँ के, इंसान को लगता है कि भाई मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा, बट मुझे लगता है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं हम क्या करेंगे वो हमारे पास्ट एक्शंस पर डिपेंड हैं। मैंने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया, आज मैं जो भी करूँगा उससे रिलेटेड वो उस चीज़ के बेसिस पे करूँगा, तो आई डोंट थिंक कि मेरे पास फ्री विल पूरी तरीके से है। कंप्लीट फ्री विल नहीं है। कंप्लीट इसी के ऊपर आइंस्टाइन ने एक कोट किया था, मैं आर्थर शोपेनहावर करके एक फिलोसोफर गुजरा है, उसने एक लाइन लिखी थी जो विकास दिव्यकीर्ति सर ने भी अपने हिंदी को उस पर अनुवाद करके बोला था कि हम वो सब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाह नहीं सकते कि हम क्या चाहें। ये बात है कि जो तुम्हारे अंदर इच्छा जनरेट हो रही है वो नेचर करवा रहा है, वो नेचर करवा रहा है। ये मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट मानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मानता हूँ। ये है क्वांटम मैकेनिक्स ने आके होप दी है कि हाँ हमारे पास शायद फ्री विल हो, लेकिन स्टिल ये सच्चाई नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स भी एक पॉइंट पे आती है कि इफ एवरीथिंग इज रैंडमाइज्ड सो यू कांट डिसाइड एनीथिंग। तो आई थिंक ये खुद की तसल्ली के लिए कि हाँ हम अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, वही ऐसा है कि मेहनत करो, लोग बोलते हैं मेहनत करो कामयाब हो जाओगे, मेहनत करो और यूनिवर्स अलाइन हो गया सब हो जाओगे।
अच्छा भाई, वैसे तो मुझे डेफिनेटली क्लियर हो चुका है कि हम पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर को अभी रहने देते हैं कि उसके लिए शायद 1% कुछ निकल जाए। वही ना, फ्यूचर में जाना भी पॉसिबल नहीं जी। फ्यूचर में तुम बस ये अपने इस टाइम फ्रेम को स्किप कर दोगे, रॉकेट से जाओगे कहीं, वापस आ जाओगे। वापस फिर नहीं आ पाओगे आप फ्यूचर में, जब आपको प्रेजेंट हो गया शायद ऐसा। नहीं, अगर मैंने एक रॉकेट बनाया और मैं चला गया और अपने रॉकेट को 10 साल बाद लौटा के लाया, तो रॉकेट पे 10 साल बीते होंगे, धरती पे मान लो 10,000 20,000 टाइम बीत गया, तुम फ्यूचर की धरती पे आओगे। लेकिन तुम ये समझो कि तुमने बस अपना टाइम फ्रेम अलग कर दिया। तुम फ्यूचर में जा रहे हो, जो वो टेक्निकल टर्म में फ्यूचर नहीं है, वो तुम्हारा आज ही है। हाँ, टाइम ट्रेवल असली तब होता है जब तुम जब मन चाहो डोरेमोन की तरह एनीमे डोर निकाला Right. और खोल के निकल गए। वही मैं कह रहा हूँ कि हम फ्यूचर में चले गए तो वो हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट हो जाएगा, वो हमारा प्रेजेंट है, हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं है वो। हाँ, राइट भाई, बट मैंने कुछ ऐसा कर दिया वहाँ पे, ठीक है, कोई भी मैं एक्शन लूंगा, पास्ट में जाके कुछ भी चेंज करूंगा, तो इज इट पॉसिबल कि वहाँ से मतलब मेरे प्रेजेंट जो है वो चेंज होगा या फिर एक नई टाइमलाइन? ये हमने मार्वल मूवी से सुन ले। हाँ, वहाँ से कर अभी ये सकता सब थ्योरीज है यार, ये Theories हैं सारी थ्योरीज। अभी तक कोई तो एविडेंस सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। अभी एक क्वांटम जो कंप्यूटर बन रहे हैं, जिससे क्वांटम चिप बनी है शायद विलो करके, वो बोल रही है कि ये सब इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग हो पा रही है क्योंकि शायद मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टिल ये सब थ्योरीज हैं। जैसे इस थ्योरी पे स्ट्रिंग थ्योरी ने काम किया है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड ऑल पॉसिबिलिटीज हैव देयर ओन यूनिवर्सेस। लेकिन ये सब थ्योरीज है। थ्योरीज है। तुम अभी इसको हार्ड प्रूफ फैक्ट नहीं है। हार्ड प्रूफ फैक्ट ये है कि लाइट निकल रही है, मुझ पे लग रही है और वापस जा रही है। ये हार्ड प्रूफ फैक्ट है। ये नहीं है कि हम मल्टीवर्स हैं और हम उससे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। हाँ, इस पर जैसे मैंने डेजा वू वाली वीडियो में बताया कि चांसेस है, टाइमलाइन बनती है, वो सब मैं भी बनाता हूँ वीडियो, लेकिन वही दीज ऑल आर थ्योरीज। थ्योरीज और फैक्ट में अंतर ही होता है कि हम ताल ठोक के कहते हैं कि ये सही सच है। अभी थ्योरीज बन रही है और थ्योरीज की सबसे खूबसूरत बात ये गलत भी हो जाती है कि हाँ आज बनी 50 साल हमने काम किया और गलत टक खत्म। तो ये हार्ड प्रूफ तो नहीं है हमारे पास। थ्योरीज आई थिंक हो सकता है किसी का पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट या बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो जब मन आके दूसरा आएगा उसको तोड़ सकता है एक हार्ड प्रूफ फैक्ट लगे। लोगों को ना थोड़ी सी ठेस पहुंचेगी जब मैं ये बात कहूँगा कि जितना हमने डिस्कस किया ना, थोड़ा सा ही किया, बट इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं यार, ये देखो ये शॉर्ट ही नहीं है किसी चीज़ की। श्योर ही नहीं, बट जस्ट ये थ्योरी है ये। हाँ, थ्योरीज। अब थ्योरीज का वही बोल रहा हूँ ना कि थ्योरीज है, इसका मतलब है कि इस पे काम चल रहा है। ये चांसेस हो सकते हैं। साइंस सबसे बड़ी खूबसूरत साइंस की बात यही है कि सिर्फ चांसेस में खेलती है। जिस दिन प्रूफ आ जाएगा तो आ जाएगा। चांस तो है। जब आइंस्टाइन ने बोला कि स्पेस टाइम फैब्रिक मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, जिस चक्कर में ग्रेविटी बनती है, दुनिया हिल गई थी ये क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हैं। लेकिन जब 1919 में वो प्रूफ हो गया, तब हमारे पास एक नया दुनिया का ही पिक्चर सामने आ गया। अभी ये प्रूफ नहीं है कि मल्टीवर्सेस है, लेकिन जिस दिन प्रूफ हो गया तो सोचो क्या हो जाएगा। उस दिन मेरी बात गलत हो जाएगी। किसी और यूनिवर्स में तुम बैठ के आराम से मस्त चाय वाय पी रहे होते। अभी कहना कौन करे पॉडकास्ट। रीज़न ये है कि देखो, मल्टीवर्स की सबसे बड़ी बात होता है, तुम क्या बोलना चाह रहे हैं मल्टीवर्स और या पैरेलल यूनिवर्स जो भी है, वो कह रहे हैं कि जितने भी दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ इतनी ही है जितने यूनिवर्सेस बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी थी जिस यूनिवर्स में आप पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते, एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें शायद आप साइंस पढ़ रहे होते, एक पॉसिबिलिटी थी जिसमें मान लो आपके साथ लाइफ में हुआ हो कि यार आप बस जस्ट एक्सीडेंट से बच गए, मतलब मरते मरते बचे, तो लगा मैं बच गया, किसी में चले गए, किसी यूनिवर्स शायद में एग्जिस्ट ना। हाँ, नहीं कर रहा है। यही सच्चाई है। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो सारी उन सारी पॉसिबिलिटीज की यूनिवर्सेस है। ये भी डिफाइन, ये थ्योरी भी ये बताती है कि फ्री विल नहीं हो सकती, कि एवरीथिंग इज रिटर्न, बस अलग अलग यूनिवर्सेस में। अभी अगर हम बात करें यूनिवर्स के स्टार्ट होने की, यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी ने सुना है कि भाई एक बिग बैंग। अभी तो हाँ, वो भी गलत वहाँ से। हाँ, ऐसा नहीं है यार, ये इस वही बात है, ये ना यूनिवर्स कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ क्यों शुरू हुआ, साइंस अब तक जवाब नहीं दे पा रही। बिग बैंग एक थ्योरी थी जिसपे बहुत लोगों ने काम करके बिग बाउंस एक थ्योरी आ गई कि ये हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ है वो बाउंस से शुरू हुआ है। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना है। हाँ, बिग बाउंस क्या होता है? थ्योरी ये चल रही है कि एक यूनिवर्स था, वो कोलैप्स किया और फिर एक और यूनिवर्स बन गया। तो ये सीरीज ऑफ यूनिवर्सेस चल रहे हैं। अल्टीमेट पॉइंट नहीं मिल रहा। जो हम सोचते थे कि बिग बैंग इज द अल्टीमेट ट्रुथ, कि यहाँ से शुरू हुआ है, वो भी बहुत सारे साइंटिस्ट नकार रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज निकाल रही है। बहुत फेमस है ये थ्योरी, तो हमें लगता है बिग बैंग इज द अल्टीमेट थिंग। हाँ, लेकिन अभी और काम चले। बिग बाउंस पढ़ना, बिग बाउंस के ऊपर ये चीज़ आती है कि यूनिवर्स कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था, वो चलते जा रहा है। एक
पोर्शन खत्म हो रहा है फिर चालू हो जा रहा है, तो बिग बाउंस अलग बात करते हैं। अगर कोई है जो अभी भी बिग बैंग थ्योरी में बिलीव करता है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर एक पॉइंट पर बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग हुआ, उसके बाद यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, तो आप मुझे ये बताइए कि बिग बैंग से पहले क्या था? उसी के जवाब में तो बिग बाउंस थ्योरी आई ना। हाँ, जो लोग बोलते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो उससे पहले ये बोलते हैं बिग बैंग से पहले भी यूनिवर्स था, बस वो कोलैप्स कर गया बिग बैंग पे। तो यहाँ से यही जनक है इस चीज़ का कि भैया बिग बाउंस इज द थिंग, कि हाँ चीज़ें आ रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। तो बहुत सारे अभी तो कंट्रोवर्सी वो वैसे वाली थ्योरीज भी हैं कि शायद हम किसी ब्लैक होल में रहते हैं। हमें नहीं पता इवेंट होराइजन के बाद क्या है, इवेंट होराइजन के बाद हमें नहीं पता, तो क्या पता हम किसी ब्लैक होल के अंदर है जिसके अंदर ब्लैक होल्स है, लूप ही लूप है। तो यार ये तो अल्टीमेट, शायद आज से 5 लाख 10 लाख साल बाद लोग जान पाए, अभी तो एडवांस इतनी हुई नहीं है। क्योंकि यार एक जो जोन चलता था साइंस का, जिस समय दुनिया भर में, भारत में, हमारे सब जगह जहाँ साइंटिस्टों को उनकी मुकाम मिलता था ना, वो अब ख़त्म होता जा रहा है। साइंस को इतनी वैल्यू है नहीं। एक जोन था 1950 से पहले, जब दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंदीदा किए जा रहे लोग, सबसे ज़्यादा वायरल लोग जो थे, वायरल, वो साइंटिस्ट हुआ करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी थी, दुनिया बदल दी एक पॉइंट पे कि भाई ख़त्म दुनिया। जो न्यूटन ने बोला कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, उसने बोला ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशन स्पेस टाइम में कर्वेचर है, स्पेस हमें धक्का देता है। न्यूटन और आइंस्टाइन ये दो बड़ी ऐसी फिगर है जिससे दुनिया हिला रखी है। न्यूटन ने जब वो सवाल उठाया कि सेब क्यों गिरा, उसने दुनिया जोड़ दी, कि दुनिया, हेवन, हेल, अर्थ सब जोड़ दिया उसने एक इक्वेशन से, G(m1m2) / r²। ये न्यूटन की ताकत थी। और ऐसा फॉर्मूला दिया उसने कि हमें स्पेसशिप भेजने के, रॉकेट भेजने के लिए भी हमें सिर्फ वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक्यूरेसी थी न्यूटन की। आइंस्टाइन ने सब उसको बस और बताया। न्यूटन ने बताया तो फोर्स के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी है, आइंस्टाइन ने बताया क्यों है। बस ये अंतर, नई थ्योरी है। नहीं, लगभग लोग ना उन्हीं थ्योरीज पर ही चल रहे, उन्हीं के बेसिस पर ही। नई थ्योरीज बहुत ही कम, शायद हो सकता है मेरी नजर में ना आ रही हो, बट बहुत ही ब्रेक थ्रू बहुत कम हो रहा है। अभी मैंने एक किताब पढ़ रहा था, द प्रॉब्लम विद फिजिक्स, उसमें राइटर का नाम भूल गया मैं, खैर शायद होगा। तो उनकी पहले दूसरे पेज पे ही था कि द मेन थिंग वी आर डीलिंग विद इज दैट, कि पिछले कुछ डेकेड्स में, 20-30 साल में हमने कुछ भी नहीं किया है, अचीव नहीं कर पाए। बाहर तो खैर साइंटिस्ट बहुत लगे पड़े हैं, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू इन्वेंशन हो ही नहीं रहा अभी। अभी इन्वेंशन उसको कहते हैं, जब मैं बात कर रहा था कि जिस दिन फराडे ने पहली मोटर बनाई जिसमें सिर्फ एक तार घूम रही थी, उसके बाद दुनिया जनरेटर बना रखा है। हाँ, वो होता है ब्रेक थ्रू पॉइंट, कि यार एक चीज मिली और दुनिया बदल दी। आज हम ये सब शूट हो रहा है, कैमरा चल रहा है, ये सब लाइट लगी हुई है, ये सब जनरेटर का कमाल है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, फिर टेस्ला आता है, टेस्ला ने ट्रांसफर करवा दिया एसी से। ये होता है ब्रेक थ्रू। अभी ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, ब्रेक थ्रू के पॉइंट नहीं मिल रहा कि यार एक चीज आई और अरे वाह एक नई चीज आ गई दुनिया में, और उससे क्या क्या इन्वेंशन हो जाए। अगर हम स्पेस टाइम, क्यों साइंटिस्ट लगे पड़े स्पेस टाइम फैब्रिक ये समझने में, अगर हम ग्रेविटी समझ पाए तो हम ग्रेविटी को से खेल सकते हैं। जैसे इंटरस्टेलर मूवी में भी अगर आपने देखा हो, तो उनका सवाल ये था कि ग्रेविटी, वो सिंगुलैरिटी पे उसने जाकर इक्वेशन भेजी। मेन एक प्रॉब्लम थी क्या इंटरस्टेलर मूवी में, कि यार ये इतने बड़े 8 बिलियन लोगों को लेके उड़े कैसे, इतना फोर्स पावर कहाँ से आएगा। तो जैसे ही उसने समझ गया कि ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या रिलेशन है, तो ग्रेविटी से खेल सके, तो बस उनको हल्की सी फोर्स चाहिए तो बंदे को उठा के ले जाने के लिए। तो जिस दिन हम ये समझ पाएंगे तो हम खेल सकते हैं। तुम किस चीज़ से खेल सकते हो, जब उसको अच्छे से समझ सको ना। जी, हमें पता ही नहीं है ग्रेविटी क्या है। सबसे बड़ी बात ग्रेविटी और ब्लैक होल, ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, वो यही है कि हमें पता नहीं है ये क्या है। जिस दिन पता चल जाएगी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ पता चली थी, =mc², एटॉमिक बॉम्ब बना दी लोगों ने लेकिन पता नहीं कैसे, भाई ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग संभाल नहीं पाए उस पावर को। तो वही है कि जिस दिन शायद हमें ग्रेविटी के बारे में और पता चल जाए, तो शायद हम और दुनिया खराब कर सकते हैं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेचर अपने आप को रिवील करता है। इसलिए मैं मानता हूँ फ्री विल बहुत कम है, कि यूनिवर्स हमें मौका देता है एक स्पेसिफिक टाइम पे आने के बाद, कि भैया अब तक तुमने घोड़ा गाड़ी चलाई, अब चलो कार चलो। तो यूनिवर्स ने एक बंदा भेजा, ये चीज़ दे देगा ये। अच्छा, अब तक तुम ग्रेविटी ये समझ रहे थे, अच्छा ये बनाते, ये बंदा आगे बताएगा ग्रेविटी क्या है। तो यूनिवर्स हर अपने आप को हर पॉइंट पे खोलता है, ये मिलेंगे। यानी कि ये सब भी फिक्स है, यूनिवर्स ही चाहता है कि हमें इसके बारे में पता लगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़े। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ये तो मेरा पॉइंट है। लल्लू सा सवाल है मेरा भाई, फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, क्या फर्क है दोनों? दोनों ही फिजिक्स है यार, दोनों फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है। अब वही है ना कि फिजिक्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। अब हुआ क्या कि इनिशियली लोगों ने, इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के वक्त तक
लोग समझते थे कि सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नील बोर करके बहुत तगड़े साइंटिस्ट गुजरे, तो नील बोर को भी लगता था दुनिया सब कुछ कैलकुलेट की जा सकती है, बस हम समझ नहीं पा रहे। जब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और थ्योरीज पढ़ी और चीज़ें पढ़ी, तो उसने जाना कि दुनिया का अंतिम सत्य यही है कि ये छलावा है। दुनिया डुअलिटी है, डुअल चीज़ है, इल्यूजन है। अब मैं बोलता हूँ कि एक पार्टिकल वेव है। वेव का मतलब क्या होता है? वेव होती है बिखरी हुई। तो मैं जो यहाँ बैठा हूँ, बस मेरी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है अभी यहाँ पे बैठने की। मेरे सारे के सारे एटम्स दुनिया भर के चक्कर लगाने अभी ब्लिंक ऑफ सेकंड्स में, बस वो सारे यहाँ पे आके हमेशा जुड़ रहे हैं यहाँ पर, जो साइंस कहती है। इसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट भी बात होती है, इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी की बात होती है, इससे छलावा में आता है। तो नील बोर ने आगे साबित किया, नील बोर ने इस पर काम भी किया कि भाई दुनिया का अंतिम सत्य ये कि तुम इसको जान नहीं सकते, यही सत्य है इसका। पहले लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट समझते थे कि दुनिया को जाना जा सकता है। नील बोर ने आगे क्वांटम मैकेनिक्स और जब हाइजेनबर्ग ने चालू किया, ये सब किया, तो उस पर यही समझ में आया कि तुम दुनिया को जान नहीं सकते। तुम एक पैरामीटर जानोगे, दूसरा पैरामीटर तुम जान नहीं पाओगे। जिस पे हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन बहुत पॉपुलर वो है कि तुम मोमेंटम जान लोगे तो पोजीशन नहीं जान पाओगे। तो इसको तुम समझो एक सिक्का है, सिक्का घूम रहा है, तुम जितना जानोगे कि वहाँ पे क्या है, सामने वाला फेस क्या दिखा, मान लो तुम्हें 100% बोल दे कि हेड्स है, तो पीछे क्या मिलेगा? टेल्स। जैसे अभी तो हमें हेड सिल कर रखा है ना, हाँ। मान लो 2 फेस है यूनिवर्स के, तुमने एक फेस को जाना, एक फेस को ऑब्जर्व कर लिया, पीछे क्या था? जितना शॉर्ट है तुम एक चीज जान लोगे, उतना ही तुम कंप्लीट अनश्योर होगे पीछे की। राइट। लेकिन जैसे ही तुम टेढ़ा है सिक्का, मान लो हाँ, थोड़ा सा हेड्स भी है, थोड़ा सा टेल्स भी है, कंफ्यूजन। हाँ, बीच में आएंगे अच्छा टेल्स है, फिर मुड़ जाएगा अच्छा हेड्स है। अगर टेल्स देख लिया तो पीछे यहाँ क्या था, उस हेड्स के सिक्के पे क्या था, कौन बनाया, नहीं दिख सकता। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्वांटम फिजिक्स बात ये कर रही है कि दुनिया का अंतिम सत्य छलावा, यही क्वांटम फिजिक्स चालू होती है। सिंपल टर्म्स में भाई, जितने लोग सिंपली समझ सके, जितना मैं समझ पाता हूँ ये। राइट भाई, एक चीज़ और कही जाती है क्वांटम फिजिक्स में ही कि हम सब ना सेम हैं, हम सब एक ही हैं, एटम्स से रिलेटेड बात है। तो ये क्या कही जाती भाई जो मैं बताया आपको कि अभी क्या है ना, हमारे सारे के सारे दुनिया में जो एटम्स है ना, वो टेक्निकल टर्म्स में दुनिया भर में बिखरे पड़े, यूनिवर्स में बिखरे पड़े। वो हम उनकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ मिलने की है, तो हम मिल रहे। इसको कहते हैं सिंपल कि हम सब एक, क्योंकि हमारे सारे जो आपके पार्टिकल्स, इस सेटअप के पार्टिकल, दुनिया भर के लोगों के पार्टिकल, दुनिया का पार्टिकल एक ट्रैवल कर रहा है, बस मिल रहा है यहाँ पे। सो वी आर ऑल सेम इन सम सेंस। इसको तब हम जान सकते हैं जब इस पर एक साइंटिस्ट ने काम भी किया था कि अगर हम टाइम रोक दें, टाइम को रोकने के बाद हमारा साइज जो है ना, यूनिवर्स जितना बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पे ये बात आती है साइज। तो अगर हम एक्चुअली हम फैले हुए हैं पूरा यूनिवर्स में, बस हम मिल इस पॉइंट पे रहे क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलने की। ये है भाई। एक चीज़ मैंने अभी समझी है कि जो इल्यूजन की बात कही जाती है, छलावा की बात कही जाती है, वो चीज़ ना, मतलब लोग ना उसको थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि यार ये सब ना, मतलब साइंस नहीं मानते इनको। बट अभी आपने बताया क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये अब साइंस इल्यूजन ऐसा है। साइंस फिलॉसफी जाके एक ही पॉइंट पे मर्ज करी, इसलिए पीएचडी को भी फिलॉसफी इन डॉक्टरेट जो भी कहते हैं ना। राइट। तो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी का मतलब क्यों? पीएचडी की फुल फॉर्म हम पढ़ोगे, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी हो जाती है। डॉक्टरेट इन फिलॉसफी इन फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स। फिलॉसफी और साइंस का मतलब ही एक चीज़ है, दुनिया का सच जानना। अप्रोच दोनों के अलग है। अच्छा, अगर सब कुछ इल्यूजन है तो रियलिटी क्या है भाई? यही कि सब कुछ इल्यूजन है। रियलिटी यही है, यही तो बोर ने बोला। आइंस्टाइन बोलता था कि मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी थी, गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस, कि हमारे साथ खुदा या भगवान वो डाइस नहीं खेल रहा। नील बोर ने जवाब दिया था कि डोंट टेल द गॉड व्हाट टू डू विद हिज डाइस। उसको जो करना है करेगा। दुनिया की रियलिटी ये है कि ये इल्यूजन है। इस स्टेटमेंट को समझेंगे जो समझ पाएंगे कि भैया यही रियलिटी है कि तुम जान नहीं सकते इसको, इल्यूजन ही है ये। सच्चाई यही है कि कुछ सत्य नहीं कुछ छलावा है। राइट भाई। साइंस अगर डेप्थ में पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, तो साइंस ऐसा बोलते भी, एक कोट भी, कि तुम थोड़ी साइंस पढ़ो तुम एथीस्ट हो जाओगे, तुम डीप में पढ़ो तुम बिलीवर हो जाओगे। अच्छा, ये बड़े तुम जितनी साइंस पढ़ोगे तुम उतना समझ जाओगे कोई चला रहा है इस दुनिया को। तो साइंस बिलीव्स इन गॉड। साइंस को प्रूफ नहीं मिला है लेकिन डिनाई नहीं करती। बड़े बड़े साइंटिस्ट जो भी है, जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीवर था, एल्बर्ट आइंस्टाइन गॉड के एग्जिस्टेंस में मानता था,
लोग उस पर भी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, नहीं मानता था, लेकिन वो टेक्निकल गॉड नहीं मानता था कि एक दाढ़ी वाला बंदा है जो पावर हैंडल करता है. इट्स लाइक कि देयर इज सम ऑर्डर एंड समवन इज क्रिएटिंग दैट ऑर्डर. बस ये वो देयर इज समवन, कुछ पावर है, कोई है. कोई, हाँ, उसको कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, कोई तो चीज़ है. साइंस अब तक पुख्ता ठोस ताल ठोक के नहीं कह पा रही कि नहीं है. ये भी नहीं कह पा रही कि है, लेकिन सिग्नल दे रही है कि शायद हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मिलना, दुनिया छलावा है. ये मिल जाना का मतलब क्या है कि यार क्या है दुनिया. जब तुम दुनिया समझ नहीं पा रहे और तुम कैसे पुख्ता स्ट्रांगली कमेंट कर देते हो कि भगवान नहीं होते, यार नेचर नहीं होता, या कोई गॉड नहीं है. तुम जान, हमारी इंसान की आंखें एक सर्टेन रेंज की ही ये वेव देख सकती है, जिसको हम कहते हैं विजुअल लाइट. उसके आगे और पीछे भी होती है, देखते नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होती ही नहीं है भाई, होती है. हम कैपेबल नहीं है. हम तो जिंदगी में देखा जाए तो हमारा ब्रेन हमें सब कुछ सिग्नल दे रहा है ना. ब्रेन तो स्कल के अंदर है, ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहे हैं आँख के जरिए, नाक के जरिए, कान के जरिए, तो हम देख क्या रहे हैं. ब्रेन दे रहे हैं ना ये हमें इन्फॉर्मेशन कि सामने कोई बंदा बैठा है. लॉजिकली देखे तो है कि नहीं, क्या पता. सही बात है. तो सिग्नल दे रहा है ब्रेन मुझे, आँख से देख के, जबान से देख के, साउंड को देख के. तुम दुनिया कितनी जानना चाहोगे यार, नहीं जान सकते. आप आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो तो सिग्नल देता है कोई सामने है नहीं, लेकिन आंखें बंद करके सपना दिख रहा है. लॉजिकली सपना नहीं आना चाहिए था. सपना क्यों आता है ना. ब्रेन को आंख सिग्नल दे रहा है, तो कहाँ से उठा रहा है सपना. तो हमारा ब्रेन आंख बंद करने के बाद सपने में एक दुनिया क्रिएट कर देता है. सोच के देखो, आसपास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चल रही, कोई मस्त सपना दिख रहा है, रैंडम कुछ भी हो रहा है, कोई मस्त सपना दिख रहा है जिसके अंदर हम बैठे. हाँ, ये चल रही है दुनिया. तुम जब सपना देखते हो, तुम्हें लगता है सब कुछ सच हो रहा है, हाँ, सही चल रहा है, सही है, सच है. आँख खुलती आ रहा है, सपना था. कितने दिन कोई आँख खोलेगा और कहेंगे अरे सपना था. ये भी हो सकता है. ये इस पे भी बात होती है, क्या मैट्रिक्स के ऊपर ये सब चीज़ें जो साइंस में हम पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, ये चीज़ें ना रियल लाइफ में काम कहाँ नहीं, फॉर्मूलाज कहाँ नहीं, अनटिल और अनलेस आप उस फील्ड में नहीं घुस रहे. सब जगह काम आ रही. आप ब्रेक मारते हो, साइंस पे चल रहा है. आपको पता है कि नहीं है, बस ब्रेक कितनी तेज मारनी है आपको पता है. ज़्यादा मारो चक्का जाम हो जाएगा, गिर जाओगे. साइंस नहीं आ रही काम, साइंस आ रही है काम. ये सब बेवकूफ़ लोग हैं जो बोलते हैं कि साइंस भाई हर जगह काम आ रही. तुम लेफ्ट टर्न राइट टर्न लेते हो ना, तो तुम्हें पता है तुम कितने टिल्ट कर सकते हो बाइक या साइकिल को. ज़्यादा करोगे फिसल जाओगे. सब जगह साइंस काम आ रही है, हर जगह देखो. बस देखने का नज़रिया बदलो, नज़ारे बदलते हैं. यानी कि वही बात है कि थ्योरी इज़ अ डिफरेंट थिंग. नहीं, थ्योरी ही है सब, प्रैक्टिकल थ्योरी सब एक साथ मिले. लोग बोलते हैं मुझसे, जब मैं पढ़ाता था बीच में बच्चों को, मेरे 2-3 कज़न ट्यूशन देते थे आप? एक ज़माने में देता था. थोड़ा महंगा टीचर था, मैं तुझे छोड़ दिया. तो वो था कि वो लोग बोलते यार मैं थ्योरी समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते. अरे भाई, जिसको थ्योरी समझ में आ जाएगी न्यूमेरिकल कर लेगा. थ्योरी का मतलब ये चीज़ का बेसिक क्या है, न्यूमेरिकल उसका एप्लीकेशन है. किसी ने थ्योरी समझी तो माइक बन गया. सिंपल सी बात. कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कंसेप्ट का करोगे क्या, कहाँ लगा, एप्लीकेशन होगा. राइट. कोई वही बोलो, जिस दिन ग्रेविटी समझ में आ जाएगी, ऐसे करेंगे और उड़ेंगे आराम से आसमान में. यही बात है भाई. राइट. इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो साइंस हम आज पढ़ रहे हैं या फिर जो ग्रो कर रही है, ऐसा कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें जो साइंस में जो ग्रोथ है वो इंडिया के कंपेरेटिवली बहुत आगे है. तो बेसिक रीज़न क्या लगता है आपको? क्यूरियोसिटी है अभी, वही है. मतलब ऐसा नहीं है कि आगे है पीछे है. बात ये कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं अभी. एक ज़माना था इंडिया में, भारत इस जैसी ज़मीन कहीं नहीं है ना. इंडिया जैसी ज़मीन पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे बहुत लोग थॉटफुली काम करके गए थे. अभी हम थॉट नहीं देते. ये ज़माना था जब लोग साइंस पे बात करते जा रहे हैं. रामानुजन के बारे में पढ़ो. श्रीनिवास रामानुजन जैसे शख्स गुजरा है, दुनिया उसको ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एवर लिव्ड कहती है. इंट्यूशन पे सॉल्व करते थे. राइट. CV रमन को पढ़ो. विश्वेश्वरैया, जिस कॉलेज से मैं हूँ, जहाँ से मैंने मास्टर्स की थी, COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वो वहीं से पास आउट थे. उनके जिनके नाम पे दुनिया में वर्ल्ड